जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हर एक इंसान को जो भी इस वक्त दुनिया में उसको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सार्स कोव-2 या कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है और पाकिस्तान में भी इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। और आज से जो ये चैनल है जिसको मैं चलाता हूँ, जिसका नाम डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, वो और अल शाफी हॉस्पिटल ICU और लाहौर केयर हॉस्पिटल डॉक्टर तलहा बिन अयूब और डॉक्टर काशिफ की सरबराही में एक ऐसा मालूमाती काम शुरू करने लगे हैं, एक वॉर फुटिंग पे या जंगी बुनियादों पे, जिसमें आम लोगों को उनके मुख्तलिफ जो सवालात हैं उनके ना सिर्फ ये जवाबात दिए जाएंगे, बल्कि आप लोगों को ये भी मैं बताता चलूँ कि अल शाफी हॉस्पिटल का ICU और लाहौर केयर हॉस्पिटल एज अ होल कोरोना वायरस के मरीज़ों के इलाज और उनकी बाकी खिदमात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये बुनियादी तौर पे आपके उन सवालात के जवाबात के बारे में है जो आप कोरोना वायरस के बारे में जानना चाहते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, जो पहला सवाल सब लोग जानना चाहते हैं जिसका जवाब वो ये है कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक ऐसा वबाई मर्ज़ है जो कि एक वायरस से फैला है जिसका नाम ही कोविड-19 है, या उसे आम ज़ुबान में आप कोरोना वायरस कह सकते हैं। क्या ये पहले दुनिया में मौजूद था? जी, पहले ये दुनिया में मौजूद था। ये आम तौर पर चमगादड़ या जिसको हम बैट कहते हैं ये उसमें मौजूद होता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी जीनियाती तब्दीलियाँ आई कि जिसके बाद ये वायरस इंसानों में जंप किया। और ये वाक़या हुआ है चाइना के एक सूबे हुबे के एक ऐसे शहर जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज़ायद है और उसका नाम है वुहान। उसमें एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जानवरों के गोश्त की फ़रोख्त होती है और ज़िंदा जानवरों की फ़रोख्त होती है। तो वहाँ पे ये वायरस बैट्स या चमगादड़ से इंसान में आया और उसके बाद एक इंसान से दूसरे इंसान में गया। और ये वाक़या तकरीबन 2019 दिसंबर के 29-30 के दरमियान का है, जब ये वाक़यात वकू पज़ीर होना शुरू हुए कि जब वो मरीज़ जिनके अंदर इसकी अलामात ज़ाहिर हुई और वो मरीज़ जब मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में गए वुहान शहर के, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने कुछ ख़ास चीज़ें नोट की कि ये वो मरीज़ हैं जिनको अगरचे फेफड़ों से मुतल्लिका बीमारी है, लेकिन दुनिया की कोई भी दवाई जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर उनका असर नहीं हो रहा है। वहाँ से चाइनीज़ के जहन में आया कि हो सकता है ये कोई नई बीमारी हो, और जब इस वायरस का जेनेटिक एनालिसिस या जीनियाती मुतालिया किया गया तो पता चला कि इस वायरस का ताल्लुक बहुत ज़्यादा उस वायरस से है जो 2002 में सार्स का या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर चुका है या सांस की बीमारी में लोगों को मुब्तला कर चुका है, और 2013 में मर्स काज कर चुका है। तो ये है वो वायरस जिसकी वजह से कोरोना वायरस इन्फेक्शन या कोरोना वायरस नमूनिया फैल रहा है। अच्छा, जो अगला सवाल जिसका जवाब अक्सर आप लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि इस वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी अलामात क्या हैं। मजमूई तौर पे जो सबसे ज़्यादा ये मरीज़ आते हैं वो तकरीबन 88% मरीज़ों में बुखार के अलावा खांसी के अलावा सांस की तकलीफ़, इसके अलावा जिस्म में थकावट, इसके अलावा जिस्मों में दर्द, इसके अलावा बलगम या स्पूटम के अंदर या खांसी के साथ बलगम का आना। इसके अलावा कुछ मरीज़ हैं जिनके अंदर उस बलगम या स्पूटम के अंदर खून होता है, कुछ वो मरीज़ हैं जिनके अंदर सर में दर्द होता है, और बहुत कम वो मरीज़ हैं जिनके अंदर लूज़ मोशन या डायरिया होता है। तो मजमूई तौर पे ये वो अलामात हैं जिनके साथ ये मरीज़ मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मुआयने के लिए जाते हैं। अगला सवाल जिसका जवाब आप लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या ये मर्ज़ काबिल इलाज है। इस मौजूदा सूरत हाल में जब आज 23 मार्च है और इस वक्त तक दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, जब ये अलामात होती हैं तो डॉक्टर या तो आपको घर रहने को तजवीज़ करते हैं और कुछ दवाई देंगे, या फिर आपको अगर हालत बहुत ख़राब है तो हॉस्पिटल में आपको एडमिट करेंगे और वहाँ पे आपका इलाज किया जाएगा, और इलाज में आपके
कोई ऐसी दवाई या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है जो कि इस वायरस को या तो रोक सके या उसको मार सके। तो बुनियादी तौर पे अगर कोई भी आज के दौर में, जब 23 मार्च है और 2020 है, आपको ये कहता है कि फ़लाँ होम्योपैथी दवाई, फ़लाँ हर्बल मेडिसन और फ़लाँ दवाई है जिससे इसका इलाज मुमकिन है, इस वायरस को, या इसकी फ़लाँ वैक्सीन है, तो वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। तो ऐसे किसी भी शख्स की बात को मानने से परहेज़ करें। एक और सवाल जिसका लोग जवाब जानना चाहते हैं वो ये है कि अगर किसी को ये अलामात आएँ तो उसको क्या करना चाहिए। आज के दौर में जब हम इस वक्त इस वबा को उसका सामना कर रहे हैं, अगर किसी भी मरीज़ में खांसी और बुखार या सांस की तकलीफ़ शुरू होती है या जिस्मों में दर्द एक साथ ये सब शुरू होता है, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को बाकी घर वालों से अलहदा कर लें या आइसोलेट कर लें। दूसरा, वो कोशिश करें कि इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान में वो फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए आप कॉल करके डॉक्टर्स के साथ या हुकूमती डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि अगर आपकी अलामात शुरू हो गई हैं तो आप घर में रहें, आप सिर्फ पैनाडोल लें और आपने ब्रूफिन नहीं लेनी है, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर खुदा न खास्ता आपको सांस की तकलीफ़ शुरू हो चुकी है तो हॉस्पिटल में डायरेक्टली जाने से पहले हुकूमत के इन फ़ोन नंबर्स पे बताएं कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, ताकि वो इंतहाई कंट्रोल तरीके से आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो रेस्क्यू 1112 के लोग भी आएंगे वो भी इंतहाई मुख्तलिफ लिबास पहने हुए होंगे और इंतहाई एक मुनज़्ज़म तरीके से आपको अस्पताल में मुंतकिल करेंगे ताकि आपकी बीमारी दूसरों को ना फैले। एक सवाल जिसका बहुत सारे लोग जवाब जानना चाहते हैं वो ये है कि इस बीमारी के फैलने के क्या तरीके हैं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाती है। ये हमारी खांसी से, हमारे छींकने के अमल से और हमारे एक दूसरे को टच करने से, अगर किसी शख्स को ये बीमारी है तो वो दूसरे को मुंतकिल कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप खांसें तो आप या तो टिश्यू पेपर यूज़ करें और उसको फेंक दें, उसको दोबारा हाथ कोई ना लगाए। 2 से 3 दिन में ये वायरस या कुछ घंटों के बाद ये वायरस उससे मर जाएगा। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अपने बाजू के अंदर यहाँ पे खांसी या छींक करें। हर शख्स दूसरे शख्स से अगर किसी को अलामात हैं तो खसूसी तौर पे कम से कम 6 फीट या 2 मीटर दूर रहे और कोशिश करें कि अगर आपको या आपके किसी प्यारे को कोई भी ऐसी अलामत आती है तो बाहर निकलने से बिल्कुल परहेज़ करें जब तक कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब ना हो जाए। एक और सवाल जिसका बहुत सारे लोग जवाब जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या वो 3 से 4 ऐसी चीज़ें जिन पे अमल करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में आज के दिन तक सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के दरमियान घुले मिले मत। आप किसी ऐसी जगह पे मत जाएं जहाँ पे लोगों का हजूम है, जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, जहाँ पे चांसेस हैं इस बात के कि आप किसी दूसरे शख्स के 6 फीट से ज़्यादा करीब आ सकते हैं या 2 मीटर से ज़्यादा की दूरी बरकरार नहीं रख पाएंगे। आप खांसी करते हुए और छींक मारते हुए टिश्यू पेपर यूज़ करें या जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने बाजू के अंदर खांसें ताकि वो खांसी और छींकें दूसरों तक मुंतकिल ना हो, क्योंकि ये वायरस उस स्क्रीशंस में है या उन रतूबतों में है जब आप खांसी और छींकें मारते हैं तो उसके दौरान दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकती हैं। आप दिन में कम से कम 6 से 8 दफ़ा साबन और पानी से अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि साबन, एक आम साबन भी इस वायरस को मार देता है। लेकिन अगर आपने 20 सेकंड्स के लिए हर तरह से आप अपने हथेली पे साबन को रखें, अच्छे तरीके से पानी और साबन को लगा के उसके बाद अपनी उंगलियों के दरमियान, इनकी पोरों के दरमियान, अंगूठे के दरमियान, दोनों सारी उंगलियों को आप अच्छे तरीके से साबन और पानी से, ख़ास तौर पे साबन से लगाने के बाद झाग बना के आप इसको धोएंगे, साफ़ करेंगे। फिर अपने जो आपके नाखून हैं उनको एक हथेली पे और दूसरे नाखून को दूसरी हथेली पे आप कुछ देर के लिए, जो पूरा 20 से 30 सेकंड का अमल है, ये दोहराएंगे और फिर पानी से इसको धो लेंगे। तो बचने के लिए ज़रूरी है दूसरों से दूर रहें, छींकते हुए और खांसी करते हुए एहतियात करें, बाहर निकलने से, सोशल गैदरिंग से अवॉइड करें और अपने हाथों को बार बार दिन में पानी और साबन से धोएं। और अगर आपको पानी और साबन का मसला है तो आप घर में सैनिटाइज़र रखें और वो सैनिटाइज़र आपकी मदद करेगा कि इस वायरस को आपके जिस्म से भगाने में। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि वो कौन से सैनिटाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। ये एक सैनिटाइज़र है जो बहुत सारे दूसरे सैनिटाइज़र की तरह एक अच्छा सैनिटाइज़र है। आप इसको ड्रॉप करें और उसके बाद आप अपने हाथ पे अच्छे तरीके से इसको हर तरफ लगा लें। अगर आप ये करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वायरस भी मर जाएगा। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि हमें कौन से वाला मास्क इस्तेमाल करना है। हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक हमारे पास है N95 मास्क। ये है N95 जिसको आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं।
और दूसरा, अगर आपके पास ये मुहैया नहीं है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको आज के दौर में नहीं मिलेगा, तो दूसरी ऑप्शन है आपके पास सर्जिकल मास्क के इस्तेमाल की। तो आप सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं, दूसरे लोगों से को भी इससे फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये दोनों मास्क और दोनों एक ये सैनिटाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं वो है रेसोचिन, प्लेक्यूनेल या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। लोग पागलों की तरह दुकानों पे जाके हाइड्रोक्लोरोक्विन मांग रहे हैं। एक तो आप एक बात जहन में रखें कि ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। ये कोरोना वायरस की जो एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम नमूनिया कहते हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हॉस्पिटल में होंगे। तो ये एक अभी ट्रायल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी ये हातमी नताइज नहीं है कि ये आपको फ़ायदा देगी। तो खुदारा आप दुकानों पर जाके वहाँ पर दुकानदार से हाइड्रोक्लोरोक्विन लेके उन मरीजों के लिए मसला मत बनाएं जिनको इसमें असल की ज़रूरत है, असल में उनको ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स फैसला करेंगे या आप मत फैसला करें। ये मुश्किल टाइम है, इसमें आप लोगों की मदद करें। आप अपने अमल से इस चीज़ का मुजाहरा करें कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, ना कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। और ऐसे ही आप ब्रूफेन मत करें, इस्तेमाल करें। अगर आपको बुखार है तो आप पैनाडोल लें, अपने घर में रहें, पानी ज़्यादा पिएँ, मुकम्मल आराम करें। अभी तक की जो तहकीक हुई है 80% लोगों में ये एक हल्की बीमारी है, ये इंतहाई हल्की बीमारी है और ये खुद आके चली जाएगी आपकी थोड़ी एहतियात करने से। अगर आप बीमार हैं और आप उन 80% लोगों में हैं जिनमें ये आके चली जाएगी, तो आप खुद के लिए ख़तरा नहीं है, आप लोगों के लिए ख़तरा है। आपके घर में अगर कोई बूढ़ा है, कोई शुगर का मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई दिल का मरीज़ है, किसी को सांस की दायमी मर्ज़ है जिसको हम COPD कहते हैं, कोई एस्थमा का मरीज़ है, कोई स्मोकर है, तो वो शख्स है जिसको आपकी वजह से ख़तरा हो सकता है। आपको कुछ नहीं कहेगी, 80% चांसेस यही हैं कि आप बीमार होकर ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपकी वजह से आपके माँ बाप, आपके दादा, आपके नाना, आपके महल्ले के बुजुर्ग ख़तरे में जा सकते हैं अगर आप उन एहतियात को नहीं अमल करेंगे जो बताई गई हैं। अगर आप अपने आप को घर में नहीं कैद करेंगे, क्वारंटाइन नहीं करेंगे, जिसको हम क्वारंटीना भी उर्दू में कहते हैं, अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, आइसोलेट अपने आप को नहीं करेंगे, तो आप अपने प्यारों बुजुर्गों की ज़िंदगी ख़तरे में डालेंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये इन्फेक्शन, उनके लिए ये इंतहाई ख़तरनाक इन्फेक्शन है। तो अपने बुजुर्गों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो प्लीज़ उन हदायत पे अमल करें जो आपको बताई जा रही हैं। आने वाले 15 दिन पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए और जो खैबर पख्तूनख्वा है उनके लिए बहुत ख़तरनाक है, पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक है। इस वक्त दुनिया में कम अज़ कम 3,35,000 केसेस हो चुके हैं, कम अज़ कम 1 लाख ठीक हुए हैं, तो साथ ही तकरीबन 16,000 के करीब और 15,000 के करीब लोगों की अमवात हो चुकी हैं। तो इसलिए अब बहुत ज़रूरी है कि आपका अमल इस वायरस को शिकस्त देने में बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकता है। अभी आज के दिन से सिंध में लॉकडाउन हो चुका है, पंजाब में लॉकडाउन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को और अपने प्यारों को और चाहते हैं कि हमारे इस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े, तो आप उन हदायत पे अमल करें जो गवर्नमेंट आपको बता रही है, जो हुकूमत पाकिस्तान आपको बता रही है। ये वक्त किसी हुकूमत पे, किसी सियासतदान पे तनकीद करने का बिल्कुल भी नहीं है, ये उनका साथ देने का है। ये सियासतदान जैसे भी हों, ये आप लोगों के दुश्मन नहीं हो सकते, ये आप लोगों के वोट से आते हैं, ये आप लोगों के दरमियान रहते हैं, इन्होंने आपके पास वापस आना है, ये आपके दुश्मन नहीं है। इनकी बात माने, ये जैसे भी हैं, इस वक्त हमें हर सूरत, चाहे कोई भी लीडर हो, उसकी बात सुन के उस पर अमल करना है। एक और सवाल जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि आजकल वो टीवी पे सुनते हैं कि हमने साउथ कोरिया बनना है, इटली नहीं बनना, हमने कर्व को ऊपर नहीं जाने देना, हमने उसको फ्लैट करना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इटली की तरह लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे और अपने मिलने जुलने के अमल को वैसे ही रखेंगे जैसा कि हम पहले थे, हम पार्क्स में भी जाएंगे, हम शादियाँ भी अटेंड करेंगे, हम मस्जिदों में जाके रश भी करेंगे, हम आपस की मुख्तलिफ तकरीबात का भी हिस्सा रहेंगे, तो चाइना में एक इन्फेक्टेड शख्स या एक बीमार शख्स ने 2 और 3 के दरमियान लोगों को यह बीमारी दी है। इटली में एक शख्स ने 10 लोगों को बीमारी दी है क्योंकि वो आपस में घुलते मिलते रहे। तो इटली में कर्व जो है वो
ऊपर की तरफ गई है और कम वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हुई जिसके बाद उनके हॉस्पिटल्स इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और वहाँ पे आज के दिन भी 750 लोगों की डेथ हुई है। जबकि इसके मुकाबले में साउथ कोरिया ने हर मरीज़ का टेस्ट किया, लोगों को आइसोलेट किया, एक ही वक्त में बहुत कम लोग इस मर्ज़ के साथ हॉस्पिटल्स पे गए, हॉस्पिटल्स काम करते रहे और उन्होंने इस कर्व को फ्लैट कर दिया। उन्होंने उस टाइम को लंबा कर दिया जिस दौरान कम मरीज़ हॉस्पिटल्स में गए। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपको एक मिसाल मैं दे देता हूँ कि अगर अंदरून लाहौर के लोग या वो इलाके जो मियो हॉस्पिटल जो कि लाहौर में वाक़या है, अगर उसके लोग एहतियात नहीं करेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता एक ही वक्त में 5000 लोगों को इन्फेक्शन होती है और वो मियो हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल आपका इलाज नहीं कर पाएंगे और ये आपका सिस्टम कोलैप्स होगा और उससे वो लोग जिनकी जान बचाई भी जा सकती है तो नहीं बचाई जा सकेगी। उसके मुकाबले में अगर एहतियात की जाए और लोग इस बात को समझे और मेलजोल कम करते हैं और उसी मियो हॉस्पिटल पे 5000 की बजाय अगर 500 मरीज़ जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स, स्टाफ और पैरामेडिक्स उन 500 लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। तो आपने इस फ्लैटन द कर्व या इस कर्व को फ्लैट करने के अमल को समझना है। ये आपके हाथ में है, ये फ़ैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आप हॉस्पिटल जाएं खुदा न खास्ता इन्फेक्शन के बाद तो डॉक्टर्स और स्टाफ वहाँ पे मौजूद हों आपकी हेल्प करने के लिए, या आप चाहते हैं कि वो इतने थक जाएं कि खुद उनको कुछ हो जाए और आपकी हेल्प के लिए कोई वहाँ पे मौजूद ना हो। तो ये फ़ैसला आपने करना है। इटली में बहुत ज़्यादा अमवात की वजह ये है, साउथ कोरिया में कम अमवात की वजह ये है। कल इंडिया में भी बुनियादी तौर पे 14 घंटे का एक लॉकडाउन किया गया है। इन कम टाइम के लिए लॉकडाउन करने का मतलब सिर्फ लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि अगर अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होता भी है तो कम अज़ कम लोगों के पास ये ऑप्शन होगी कि ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर सकें। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये गरीब मुल्क हैं और यहाँ पर अगर लॉकडाउन होता है तो गरीबों के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो रोटी का अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। देखिए ये मुआशरे बहुत कनेक्टेड हैं, जो हमारी कमज़ोरी है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि हम इतने कनेक्टेड हैं कि हम एक दूसरे को मरने नहीं देंगे भूख से। अगर आपको जान बचानी है और रोज़ी बचानी है तो ये फ़ैसला आपने करना है। अगर एक इंसान ज़िंदा है तो वो अगले साल तक, वो 2 साल तक, वो 4 साल तक अपने हालात को बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर इन हालात की वजह से वो इंसान नहीं रह पाता तो वो अपने हालात को कभी भी बेहतर नहीं कर पाएगा। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। तो मेरी कोशिश होगी कि मुझे जितने भी मज़ीद सवालात आएंगे हम उनके जवाबात देंगे। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये चैनल और अल-शाफ़ी हॉस्पिटल का ICU और लाहौर केयर हॉस्पिटल, ये तीनों मिलके डॉक्टर तलहा बिन अयूब और डॉक्टर काशिफ की सरबराही में आप लोगों के लिए एक ऐसा सेंटर बना रहे हैं जो आप लोगों को ना सिर्फ मालूमात देगा बल्कि आपकी खिदमत के लिए अगर खुदा न खास्ता आपका कोई मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला होता है तो वो हाजिर है। ये अनयूजुअल टाइम्स हैं, ये इंतहाई मुश्किल टाइम है, लेकिन इसमें सब ने मिलके इस पे हमने कंट्रोल डालना है। आप लोगों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको महफूज रखे।